नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 8 वसंत भाग 3 का दूसरा पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। इस कहानी के लेखक है कामता नाथ जी। यह कहानी बदलू नाम के एक मनिहार की है। मनिहार यानी चूड़ियाँ बनाने वाला। तो बदलू क्या काम करता था? तो चूड़ियाँ बनाने का काम करता था। वह लाख की चूड़ियाँ बनाता था। जैसे कि हमारे पाठ का नाम है, जो शीर्षक है लाख की चूड़ियाँ, मतलब लाख से बनाने वाला, चूड़ियाँ बनाने वाला जो मनिहार था बदलू, उसके बारे में यह कहानी दी गई है। लाख यानी एक ऐसा पदार्थ होता है जो एक कीड़े से मिलता है। जैसे कि हम जानते हैं कि रेशम का जो धागा है, थ्रेड है, वो हमें कहाँ से मिलता है? रेशम का कीड़ा होता है, उससे हमें रेशम मिलता है। उसी तरह से लाख का भी एक अलग ऐसा कीड़ा होता है जिससे लाख मिलती है। तो ये लाख जो है, इस लाख से यह बदलू क्या करता था? चूड़ियाँ बनाता था। लाख जो पदार्थ है, इससे चूड़ियाँ अब भी बनाई जाती है। पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा अब भी किसी गांव में बनती है। किसी स्पेशल त्यौहार हो या कोई जैसे कि शादी ब्याह हो, तो उस समय ऐसी लाख की चूड़ियाँ बनाई जाती है। गांव में अभी भी उनका यूज़ होता है। अभी लाख से कोई अनेक चीज़ें, कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है, लेकिन हमें इस पाठ में लाख से बनाई हुई चूड़ियों के बारे में पढ़ना है। तो लेखक हमें वही बताते हैं कि लेखक अपने मामा के घर छुट्टियों में जाया करते थे अक्सर। जैसे कि आप भी जाते हो, जैसे आपकी एग्ज़ाम्स ख़त्म होती है, वैसे हम सभी बच्चे क्या करते हैं? अपनी मामा के घर जाते हैं। तो लेखक भी वैसे ही अपने मामा के घर जाया करते थे। उसी छुट्टियों में वो अपने मामा के घर जब जाते थे, तो उनको मामा के गांव में बदलू नाम का जो मनिहार है, चूड़ियाँ बनाने वाला है, उससे मिलना, उससे बातें करना बहुत ज़्यादा उनको पसंद था। अभी इस पाठ में, इस कहानी में हमें वही बताया गया है कि लेखक जब अपने मामा के घर छुट्टियों में जाते थे, तब की कहानी दी गई है, और वे वहाँ क्यों जाते थे, और बदलू के बारे में लेखक ने इस पाठ में क्या हमें और बताया है, यह हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। अभी इस कहानी में क्या बताया गया है? शुरू में लेखक बता रहे हैं कि जैसे कि लेखक अपने मामा के गांव जाते थे, तो वहाँ पर बदलू नाम का जो इंसान है, वह लेखक को बहुत ज़्यादा पसंद था। क्यों पसंद था बताया? क्योंकि बदलू क्या करता था? लेखक को लाख से बनाई हुई गोलियाँ देता था, जो गोलियाँ शहर में नहीं मिलती है। तो लेखक जब अपने मामा के गांव जाते थे, तो उन्हें वहाँ पे अलग अलग रंग की गोलियाँ बदलू देता था, जो गोलियाँ देखकर किसी भी बच्चे का मन क्या हो जाता था? मोह में पड़ जाता था। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर था,
बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बदलू बैठकर अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियाँ रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। क्या बताया गया है कि लेखक जो है बता रहे हैं कि अपने मामा के गांव जाने के बाद वह बता रहे हैं कि जैसे कि हम भी मामा के गांव जाते हैं तो मामा के दोस्त या फिर मामा के गांव में रहने वाले जो दूसरे लोग हैं उन्हें हम सहसा क्या बुलाते हैं, मामा ही बुलाते हैं। क्योंकि मामा के गांव में जाते हैं तो मामा के आजू बाजू में रहने वाले सभी हमारे सगे रिश्तेदार तो नहीं होते, लेकिन हम उन्हें मामा ही बुलाते हैं। तो लेखक वही कह रहे हैं कि मुझे बदलू को मामा कहना चाहिए था, लेकिन मैं उसे मामा न कहकर क्या कहता था, काका कहता था। क्यों कहता था? क्योंकि सभी बच्चे उसे काका बुलाते थे, इसलिए मैं भी उन्हें काका ही बुलाता था। अभी लेखक ने इस पैराग्राफ में हमें बदलू के घर के बारे में बताया, जैसे कि उसका घर कहाँ पर था। एक ऊंची जगह पर था जिधर एक नीम का वृक्ष लगा हुआ था और उस वृक्ष के नीचे बैठकर बदलू क्या करता था, अपना काम किया करता था। अब ये लाख जो है इससे चूड़ियाँ बनाने के लिए क्या किया जाता है, उसे गर्म किया जाता है, पिघलाया जाता है। तो उसे पिघलाने के लिए बदलू जो है क्या यूज़ करता है, किस चीज़ से वो उसे पिघलाता है। तो इस तस्वीर में हमें दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, एक भट्टी लगाई हुई है जिस भट्टी में बदलू क्या करता है, वह जो लाख है वह पिघला कर उससे क्या बनाता है, चूड़ियाँ बनाता है। अभी चूड़ियाँ ऐसी ही लाख पिघलाने से तो नहीं बनती, तो क्या करना पड़ता है, उससे पहले सलाख बनानी पड़ती है, यानी ऐसी सीधी एक डंडी बनाई जाती है जैसे कि लोहे की होती है उस तरह से। और उसको बाद में मुंगेरिया मतलब इस तस्वीर में जो बदलू के हाथ में एक डंडा दिख रहा है जिस पे ये चूड़ियाँ चढ़ाई गई है, जो क्या होती है, पीछे से जो मुंगेरी है जो पीछे से पतली होती है और आगे से मोटी मोटी होती जाती है। तो उसमें एक एक चूड़ी चढ़ाकर उसको ठीक आकार देकर बदलू क्या करता था, चूड़ियाँ बनाया करता था। चूड़ियाँ एक बार बन जाने के बाद उस पे क्या किया जाता था, रंग चढ़ाया जाता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहकर कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी
नववधू की कलाई हो। अभी इस पैराग्राफ में क्या बताया है कि लेखक यह कह रहे हैं कि बदलू अपना काम कहाँ पर बैठकर करता था, एक मचिए पर बैठकर करता था। मचिया यानी एक छोटा, जैसे कि ये इस तस्वीर में दिख रहा है, जो बदलू जिसके ऊपर बैठा है वह जो चीज़ है उसे क्या बोलते हैं, तो मचिया बुलाया करते हैं। तो इस तरह वो मचिए पर बैठकर अपना काम करता था। तो लेखक जब भी उसके घर जाते तो वह लेखक के लिए भी क्या करता था, ऐसी ही एक मचिया मंगा लेता था। इस तस्वीर में बदलू के बाजू में एक दूसरी चीज़ रखी है, हमें दिख रही है, जो गोल है नीचे से और बीच में उसे डंडा है। वह है हुक्का, जो जैसे कि अभी लोग जो सिगरेट कोई पीता है, कोई ये सब जो है, तो ये उसी तरीके का एक नशा है जो बदलू किया करता था, जिसे हुक्का बोला जाता है। तो इस प्रकार लेखक कह रहे हैं कि लेखक अगर उसके घर जाते तो घंटों उसके यहाँ पर बैठकर वो चूड़ियाँ कैसे बना रहा है लेखक देखते बैठते थे। तो जैसे कि रोज़ ही बदलू क्या करता था, 4 से 6 जोड़े तो चूड़ियों के बना ही लेता था। और चूड़ियाँ एक बार बन जाने पर क्या करता था, बेलन पर चढ़ाकर वह देखता था कि जैसे कि वो ऐसे समझता था कि ये किसी नववधू का कलाई यानी हाथ है, और उस हाथ पे चूड़ियाँ ये कैसे दिख रही है वह देखता था। आगे देखिए, बदलू मनिहार था, चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर ज़रा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि बदलू कौन था। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है, बदलू एक मनिहार था, यानी चूड़ियाँ बनाने वाला। उसका पैतृक पेशा यानी कि मतलब जैसे उसके पापा भी वही काम करते थे, उसके दादाजी भी वही काम करते थे, और अभी बदलू भी वही काम कर रहा है। मतलब उनका यह जो कारोबार है, चूड़ियाँ बनाने का जो काम है, वो उसके दादा परदादा के समय से चलता आ रहा है। उसे कहते हैं पैतृक पेशा, यानी कि उनकी पूरी फैमिली, उनका घर जो है वो सिर्फ क्या करता है, चूड़ियाँ बनाने का ही काम करता रहता है। तो उन्होंने कहा है कि चूड़ियाँ जो है, उसकी चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा खपत होती थी, मतलब बिकती थी, बहुत ज़्यादा बिकती थी। आजू बाजू के गांव वाले लोग भी आकर लेके जाते थे। लेकिन चूड़ियाँ पैसे से वो नहीं बेचता था। वह कैसे बेचता था,
वस्तु विनिमय का तरीका अपनाता था। अभी यह तरीका आप लोगों को पता नहीं है। जैसे कि क्या करता था वस्तु विनिमय, यानी पुराने ज़माने में क्या होता था, कोई चीज़ अगर खरीदनी है तो उसे उस चीज़ को खरीदने के बदले में लोगों को क्या देना पड़ता था, अनाज देना पड़ता था। तो उसी तरीके से बदलू भी क्या करता था, अपनी जो चूड़ियाँ है वह बेचता था। अभी शादी ब्याह का जो अवसर है उस समय पर बदलू क्या करता था, जिद पकड़ लेता था। मतलब जैसे कि दूसरे समय कभी भी अगर चूड़ी किसी को लेनी है या बेचनी है तो वो कम ज़्यादा पैसों में या फिर कुछ ना भी ले तो भी बेच देता था, ऐसे ही फ्री में भी दे देता था। लेकिन शादी ब्याह का जो टाइम है उस समय वो क्या करता था, अड़ जाता था। और मतलब शादी में अगर वो चूड़ियाँ देता था तो उसको क्या मिलता था, बताया गया है कि उसकी घरवाली को, मतलब उसकी पत्नी को पूरे वस्त्र मिलते थे, पूरे कपड़े मिलते थे, अनाज भी मिलता था और उसको पगड़ी भी मिलती थी। इसके अलावा लोग उसे क्या देते थे, रुपए भी दिया करते थे। तो ये पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि वस्तु विनिमय आप समझ चुके होंगे कि अभी जैसे हम कुछ खरीदने दुकान में जाते हैं तो हमें पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन उस टाइम में क्या होता था, पैसे नहीं देने पड़ते थे, हमें अनाज देना पड़ता था। जैसे कि एक जोड़ी अगर उसने चूड़ियाँ बेची तो उस एक जोड़ी चूड़ियों की जो कीमत है वो कुछ अनाज में तौली जाती थी। जैसे कि 1 किलो चावल में 1 किलो चावल में या फिर 1 किलो गेहूँ देने पर लोगों को क्या मिलते थे, चूड़ियाँ मिलती थी। ये उस ज़माने में चलता था। अभी आगे देखिए क्या बताया है। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। अभी एक चीज़ हमें इस कहानी में बताई है लेखक ने, क्या कि बदलू को एक चीज़ से बहुत ज़्यादा चिढ़ थी। मतलब वह बहुत ज़्यादा चिढ़ता था, किसके ऊपर, कांच की चूड़ियों के ऊपर। क्योंकि वह तो कांच की चूड़ियाँ नहीं बनाता था, वह बनाता था लाख की चूड़ियाँ। और अगर किसी औरत के, किसी स्त्री के हाथ में कांच की चूड़ियाँ देखता तो उसे बहुत गुस्सा होता था। अभी उसको गुस्सा क्यों होता था देखते हैं हम आगे। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच न आ जाए। अभी देखो क्या कहा गया है। लेखक बोलते हैं कि मैं तो बदलू के पास घंटों बातें करते बैठता था। तो बदलू भी लेखक से पूछताछ किया करता था कि जैसे कि तुम कितना, क्या पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो, शहर के जीवन के बारे में पूछता था। तो लेखक उसे क्या कहते थे कि कांच की चूड़ियाँ जो है, शहर में सभी औरतें कांच की ही चूड़ियाँ पहनती है। तो उसके ऊपर बदलू ने क्या कहा कि शहर की बात लला अलग है, वहाँ पर तो औरतें क्या करती है, अपने पति का हाथ पकड़कर रास्ते पर यूं ही घूम लेती है, लेकिन गांव में ऐसे नहीं चलता है। गांव में ऐसे औरतें नहीं घूमती है और शहर में ऐसे घूमते तो हाथ पकड़ते हैं तो क्या हो जाएगा,
यह लाख की चूड़ियाँ जो है वो नाजुक होती है, टूट जाती है जल्दी, वैसे कांच की चूड़ियाँ उतनी जल्दी टूटती नहीं है। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बना देता था। अभी लेखक क्या कह रहे हैं कि कभी कभी बदलू क्या करता था, लेखक की बहुत अच्छे से खातिरदारी करता था। जैसे कि बदलू के घर में गाय थी, गाय का दूध अगर निकलता है तो उसके ऊपर जो मलाई आती है वो क्या करता था, बदलू लेखक के लिए निकाल कर रखता था। वैसे बदलू की आम की फसल भी थी तो उसमें से आम भी लेखक को मिल जाते थे। इसी तरह और एक चीज़ बताई है कि बदलू लेखक को ज़्यादा पसंद क्यों था, क्योंकि वह रोज़ बदलू क्या करता था, लेखक के लिए 1-2 गोलियां बना ही देता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। देखो अभी इस पैराग्राफ में लेखक ने हमें बताया है कि लेखक कह रहे हैं कि मैं अक्सर गर्मी की छुट्टियों में ही मामा के गांव जाता था और स्कूल खुलने तक वहाँ पर ही 1-आध महीना रह लेता था। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि ऐसे में 2 या 3 बार ही गया। उसके बाद क्या हुआ कि लेखक के पिताजी की दूर कहीं शहर में क्या हो गई, बदली हो गई और इस कारण लेखक अब मामा के गांव नहीं जा पा रहे थे। उसके बाद जब लेखक मामा के गांव आए तब लगभग 8-10 वर्षों का टाइम बीत गया था। मतलब 8-10 वर्ष के बाद लेखक अपने मामा के घर गए। अभी तब तो लेखक बड़े हो चुके थे। अभी उनको उस लाख की गोलियों में कोई रुचि यानी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि अब वह बड़े हो चुके थे। अब वो उतने छोटे नहीं थे कि लाख की गोलियों के साथ खेले। तो इसलिए उनको बदलू का भी कुछ विस्मरण सा हो चुका था। वो बदलू को भी कुछ हद तक भूल चुके थे, क्योंकि अभी 8-10 साल के बाद लेखक के ध्यान में उतना नहीं आया। अभी गांव में भी लेखक ने क्या देखा कि सभी स्त्रियों के हाथ में कैसी चूड़ियां है, कांच की ही चूड़ियां है। विरले मतलब कुछ बहुत कम हाथों में ही लाख की चूड़ियां दिखाई देती थी।
अभी लेखक बोल रहा है कि मुझे बदलू का ध्यान कैसे आया कि उनकी जो मामा की लड़की है आंगन में खेलते खेलते गिर गई और उसके हाथ में जो कांच की चूड़ी थी टूटकर उसके कलाई में घुस गई और खून आने लगा। तो उसकी मरहम पट्टी लेखक ने की और उसी समय उनको क्या हुआ, बदलू का ध्यान हुआ। और शाम को घूमते घूमते फिर लेखक क्या, बदलू को मिलने उसके घर चले गए। अभी उधर जाने पर बदलू ने लेखक ने क्या देखा कि बदलू अपने आंगन में कहाँ पर बैठा था, एक खाट के ऊपर लेटा हुआ था। नीम के पेड़ के नीचे एक खाट रखी थी जिस पे वह लेटा हुआ था। आगे देखिए, नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। लेखक ने क्या कहा, नमस्ते बदलू काका। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियाँ बनवा कर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। अभी उधर जाने के बाद बदलू ने लेखक को पहचाना नहीं, क्योंकि लेखक बड़े हो चुके थे। तो छोटा लेखक जब छोटे थे तभी बदलू ने उनको देखा था। अभी बड़े होने के बाद बदलू लेखक को ठीक से पहचान नहीं पाया। तो लेखक ने अपना परिचय दिया और बताया कि मैं जनार्दन हूँ और आपके पास से गोलियाँ बनाकर लेके जाता था। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए। अभी बदलू ने सोचा, बदलू को उतना याद नहीं आ रहा था कि कौन है ये लड़का। तभी उन्होंने सोचकर याद किया, तब बदलू को याद आया और बदलू ने क्या बोला कि लला आओ बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए हो। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नज़र आई, न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। अभी लेखक ने उधर बैठकर क्या देखा, इधर उधर उन्होंने देखा कि अरे इधर ही बैठकर बदलू क्या करते थे, लाख की चूड़ियाँ बनाते थे, लेकिन इधर अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो लेखक ने बदलू से पूछा कि आजकल काम नहीं करते क्या काका? नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न यह लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। अभी लेखक ने जब बदलू काका से पूछा कि बाबा आप अभी काम नहीं करते हो क्या, तभी बदलू काका ने क्या बताया कि नहीं, अब मेरा काम बंद हो चुका है, क्योंकि गांव में भी अभी औरतें क्या करती है, कांच की चूड़ियाँ पहनती है। और कांच की चूड़ियाँ जो है, जिसमें जो सुंदरता है, उतनी सुंदरता लाख में नहीं दी जा सकती है। तो इसलिए मेरा काम अभी बंद हो चुका है, क्योंकि मशीन युग आ चुका है। अभी खेत भी क्या करते हैं, मशीन से ही, मतलब ट्रैक्टर से ही जोते जाते हैं, मतलब खेत का काम भी अभी मशीन से होता है। तो अभी लोगों के काम की उतनी ज़रूरत कहाँ, ऐसे बदलू काका कहते हैं। आगे देखिए, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो
फिर होता ही है लला, कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। अभी लेखक क्या कहते हैं कि लेखक ने बदलू से कहा कि बाबा कांच की चूड़ियाँ भी औरतें पहनती है लेकिन वो खतरनाक होती है, वो हाथ में लग सकती है, खून निकलता है। और यह बताते बताते बदलू जो है वो खांसने लगे। तभी लेखक ने कहा कि आपको दमा है क्या, या फिर उनके मन में यह शंका निर्माण हो चुकी थी। तो उसका जो निरासरण जो है उसका उत्तर जो है दिया है बदलू ने कि नहीं, मुझे दमा नहीं, ऐसी ही खांसी हुई है जो हो जाएगी ठीक 10-15 दिन में। तो अभी दोनों भी चुप बैठे हैं और आगे देखिए क्या होता है। लेखक ने आगे पूछा है बदलू से कि आम की फसल अब कैसी है काका। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आओ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। अभी लेखक को यह बात समझ चुकी थी कि अपना चूड़ियों का कारोबार बंद होने पर बदलू कुछ नाराज़ सा था और उसका मन अशांत सा था। इसलिए लेखक ने बात बदल दी और आम के फसल के बारे में बदलू से बात करना शुरू कर दी। और इस तरह बदलू ने फिर क्या किया है, लेखक को आम खिलाने के लिए अपनी बेटी को आम लाने कहा है। अभी आगे देखिए। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। अभी लेखक ने अपनी बचपन की यादें उनको याद आ रही है। उसी तरह उन्होंने पूछा कि जैसे लेखक को बदलू क्या करता था, बचपन में गाय के दूध की मलाई खिलाता था। इसलिए लेखक ने बदलू से पूछा कि गाय कहाँ है। तो बदलू ने कहा है कि गाय तो 2 साल पहले ही मैंने बेच दी है। और तभी रज्जो जो है यानी बदलू की बेटी, वह क्या करती है, एक डलिया यानी टोकरी में भरकर क्या लाया है उसने, लेखक के लिए आम लाए हैं। देखिए आगे। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे है, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए।
आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। अभी लेखक क्या बता रहे हैं कि जब बदलू की जो बेटी है रज्जो, वह लेखक के लिए कुछ आम छाट कर दे रही थी, तब लेखक ने उसके हाथों पर नज़र डाली और उसके हाथों में जो लाख की चूड़ियाँ, उसके हाथ में जो सुंदर दिखने वाली चूड़ियाँ थी, वह लेखक देख रहे थे। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। अभी बदलू की बेटी जो रज्जो है, उसके हाथ में जो लाख की चूड़ियों का जोड़ा था, उसको देखकर जब उसको लेखक देख रहे थे, तब बदलू ने कहा कि यह जोड़ा मैंने आखिरी बनाया हुआ है। और उसकी क्या कहानी बताई कि ज़मींदार साहब जो है गांव के, उनकी बेटी की शादी में मैंने ये जोड़ा बनाया था, लेकिन उन्होंने 10 आने देने चाहे थे, लेकिन बदलू को वो मंजूर न था, इसलिए उसने वो जोड़ा उनको नहीं दिया और कहा कि शहर में जाओ, वहाँ पर आपको सस्ते में मिल जाएगा। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। अभी लेखक कहते हैं कि उन्होंने आम खाए और उसके बाद वह चले आए, और इस आखिर की जो 2 लाइन है उसमें लेखक बताते हैं कि उन्हें प्रसन्नता हुई है किस चीज़ की, कि बदलू हार चुका है लेकिन उसने हार नहीं मानी। अब इस लाइन का अर्थ बहुत गहरा है कि बदलू जो काम करता था लाख की चूड़ियाँ बनाने का, लेकिन समय के साथ चीज़ों में बदलाव आते गए, लोगों की जो पसंद है उसमें बदलाव आते गए। अभी लोग लाख की चूड़ियाँ पहनना उतना पसंद नहीं करते हैं। अभी लोग जो है, अभी की औरतें जो है, वो कांच की चूड़ियाँ ज़्यादा पहनती है। लाख की चूड़ियाँ कांच की चूड़ियों जितनी सुंदर न होने के कारण बदलू का जो लाख की चूड़ियाँ बनाने का कारोबार है वह बंद हो चुका था। वह अभी कोई काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन वह हारा नहीं था। उसने जो बताया कि ज़मींदार की बेटी के शादी में उसने कम पैसे में अपनी जो कला है वह बेची नहीं है, क्योंकि उसकी एक कीमत जो है वह कीमत बदलू जानता है, और उस कीमत से कम में वह उसे बेचना नहीं चाहता है। कांच की चूड़ियाँ अगर उससे सस्ती भी हो, लेकिन फिर भी उसने अपनी चूड़ियों का जो दाम है उसके बारे में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। उसने हार नहीं मानी है, लेकिन इस जो विज्ञान का जो युग है, मशीन का जो युग है, इस युग में लेखक कहते हैं कि बदलू जैसे कई लोग हैं जिनका जो पुराने ज़माने से चला आ रहा जो भी व्यवसाय है वह बंद होने को है। तो उनके बारे में लेखक को बहुत ज़्यादा दुख है। यह दुख उन्होंने इस कहानी में हमारे पास पहुंचाने की कोशिश की है। इस प्रकार लाख की चूड़ियों का जो पाठ है, यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।